हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है, प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि डेली मंडे टू सैटरडे 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये क्वेश्चंस GS 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं। हम उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में इन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं तो इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को पीयर इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, फॉरवर्ड नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, ठीक है। और अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो इसको आपको लाइक भी करना होगा। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोगों ने 2 नए पेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव ऐसे राइटिंग। बहुत ही शानदार यूनिक कोर्सेज हैं। इनमें हम लोग रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन में आपको आंसर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस होंगे, डिटेल्ड फीडबैक एंड कॉपी इवेल्युएशन यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के सेशन के ऊपर, ठीक है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन GS 2 से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन हमने पॉलिटी से लिया है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमने IR से लिया है। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करते हैं। पर्पस क्या है, अगर वहां पे आपको ये पता चलेगा कि बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरह से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, ताकि आप उनको रिपीट ना करें, ठीक है। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने लिया है पॉलिटी से। एक 15 मार्कर है एंड 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। एंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है एक बार देख लेते हैं। काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है। अ पॉलिटिकल पार्टी विच डज नॉट रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन इट्स इंटरनल वर्किंग कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट दोज प्रिंसिपल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड क्या है, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। ये उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। भाई, ये जो भी चीज़ होती है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको मेंशन करना है। उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस इन सेटिंग अप इंटरनल डेमोक्रेसी, क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं वो आपको मेंशन करने होंगे। उसके बाद क्या पूछा गया है, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू ओवरकम दी चैलेंजेस, ठीक है। तो देखिए, हमेशा हम बात करते हैं क्वेश्चन को समझने की, उसकी डिमांड को समझने की, उसके क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या उसके कीवर्ड्स हैं। तो इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। और क्या चीज़ पूछी गई है, उसकी सिग्निफिकेंस, क्या चैलेंजेस हैं और क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक मैंने कहाँ से लिया है, ये टॉपिक मैंने लिया है विजन की मंथली मैगजीन में, करंट अफेयर से लिया है। शायद अक्टूबर की मैगजीन है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं आपके मेंस में, ठीक है। तो किस तरह से आपको टॉपिक्स को कवर करना है उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें
तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके आंसर का? आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे, चैलेंजेस बताएंगे, मेजर्स बताएंगे, एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब वन बाय वन इनको समझ लेते हैं, इसमें क्या कंटेंट आना चाहिए। देखिए, इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन की थीम क्या है, डिमांड क्या है? इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, कहां पे? पॉलिटिकल पार्टीज में। तो इसको आप एक्सप्लेन कर दो ना कि भाई इंटरनल डेमोक्रेसी होती क्या है, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी क्या होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए, रिसेंटली क्या हुआ, गुजरात देख लो, पूरी गवर्नमेंट ही चेंज कर दी। पंजाब देख लो, वहां पे भी गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो मतलब जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। तो वहीं से ये बात समझ में आती है कि भाई क्या पार्टी में डेमोक्रेसी है या नहीं है। देखो, डेमोक्रेसी का असेंशियल फीचर क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, जिन लोगों को आप चुन रहे हो, जो आपके पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, या फिर जिन कैंडिडेट्स को आप टिकट दे रहे हो, ठीक है, तो किस बेसिस पे चुन रहे हो, क्या क्राइटेरिया है, और उस इलेक्शन में कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है, क्या जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं क्या आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में। दिस इज इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में सारी पावर एक ही बंदे के पास है, तो क्या आप इसको कहोगे डेमोक्रेसी? वैसे ही नहीं कहोगे। हम जानते हैं डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पावर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड पावर होती है, जबकि यहाँ पे तो अनलिमिटेड पावर देखने को मिल रही है। इसीलिए इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से करना। कैसे शुरुआत करोगे? डिफाइन कर दो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी क्या होती है। मीन्स level and methods of including party members in the decision making and deliberation। means जो भी पार्टी की फंक्शनिंग है, ठीक है, उसमें सभी लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। डिसीजन मेकिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या पावर एक ही बंदे के पास में, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, किस बेसिस पे इलेक्शन में टिकट दिए जा रहे हैं, ये सब चीजें होती है इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये सब आपको यहां पे मेंशन करना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये आप जानते हैं, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और उसका एक असेंशियल एलिमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आएंगे, हम उनको चुनेंगे, और फिर वो हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट रन करते हैं। ठीक है, ये बात आप समझते हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो क्या हम हमारी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कह सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बता दो इसकी सिग्निफिकेंस। ठीक है, कि भाई ये जो चीज़ है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बहुत सारे पॉइंट है। नंबर 1, देखो, पॉलिटिकल पार्टीज एक लिंक की तरह काम करती है, लिंक बिटवीन पीपल ऑफ इंडिया एंड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कहां से आएगा? पॉलिटिकल पार्टीज से आएगा। तो अगर पार्टीज की फंक्शनिंग इम्प्रॉपर है, तो फिर ये जो लिंक है ना, ये लिंक भी इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, इसका इफेक्ट किस पे होगा? इसका इफेक्ट होगा इंटरेस्ट ऑफ पीपल पे। ठीक है, देन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप गवर्नमेंट का पार्ट हो, जब आप के यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव चुन के जा रहे हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हैं, तो बेसिकली वो किस बेसिस पे चुन के जा रहे हैं? क्या वो क्रिमिनल हैं? ठीक है, तो ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है, ये इससे और स्ट्रेंथन हो जाएगी। देन इम्पैक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ ऑल सिटीजन। देखो क्या राइट है, बेसिकली हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी सबको दी गई है। अब किस बेसिस पे क्या प्रोसेस है जिससे आप लीडरशिप को तय कर रहे हो? ठीक है, क्या उसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है क्या? अगर नहीं है, इट मींस ये जो हमारा राइट है इक्वल पार्टिसिपेशन, आप इसको वायलेट कर रहे हो। देन एलिटिज्म लीडिंग टू फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स। देखो भाई, टिकट्स, वही मैं बात कर रहा हूं भाई, टिकट्स किस बेसिस पे दे रहे हो? आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी पावर है, क्या आप इलेक्शन जीत सकते हो क्या? उसके बेसिस पे टिकट दिए जाते हैं, और ऊपर से हाई कमान से फोन आ गया, भाई इसको टिकट दे दो। ठीक है, तो इस बेसिस पे टिकट दिए जा रहे हैं। तो क्या ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग आप इसको कहोगे? बिल्कुल नहीं कहोगे। ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे। देन अगर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होगी, तो ये जो सीपीपीसी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब आप ये देख के टिकट दोगे कि बंदे की रेपुटेशन कैसी है।
ये नहीं कि वो जीत सकता है, ठीक है। तो वो लोग जिनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, जिनके ऊपर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है, आप उनको लोगे, ठीक है। देन नो लॉ रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट, देखिए ये बात तो आप जानते हैं, भले ही कोई बंदा जो एमएलए या एमपी है उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है कि वो एमएलए एमपी नहीं रहेगा, बट उसके बावजूद भी वो उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बना रहता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी लॉ नहीं है, इसके लिए कोई भी लॉ नहीं है, इसलिए इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया ये सारे पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा गया कि क्या चैलेंजेस हैं, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है भाई, इन सब में कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन, उसके पास पावर ही नहीं है, ठीक है। वो किसी पार्टी को डी रजिस्टर ही नहीं कर सकती है। यहाँ पे ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही फेमस केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई आप प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकते हैं अगर इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के पास प्रॉपर पावर्स ही नहीं है। देन रेजिस्टेंस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, देखो भाई वंशवाद, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कितनी चरम सीमा पे है, ठीक है। हर पार्टी में आपको दिखेगा, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब में देखने को मिलती है, ठीक है। इवन कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिल जाएंगी। तो जब कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या उसमें सब लोगों की एंट्री होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। वो उसी को प्रीफर करेंगे जिस कास्ट को वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेज हैं। देन क्या आप मेजर्स सजेस्ट करोगे, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? तो देखिए इलेक्शन कमीशन, उसको पावर हमें देनी होगी, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। देन आप बात कर सकते हो कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? जर्मनी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जर्मनी। और इसीलिए वहां पे जो उनकी फंक्शनिंग होती है वो पूरी डेमोक्रेटिक होती है। देन रिस्पॉन्सिबल बॉडी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, भाई इलेक्शन किस तरह से होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, किसको चुना जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, इसके लिए एक अलग ही बॉडी बना दो, कोई काउंसिल बना दो, जैसे कि यूके वगैरह में होता है, ठीक है। देन डिस्क्लोज देयर फंडिंग, देखो फंडिंग का तो इशू है ही सही, और ये तो इंडिया में बहुत बड़ा इशू है। इवन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह आए हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाई जा रही हैं। देन एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोलता है कि भाई जो पार्टी की लीडरशिप है उसकी जो डायरेक्शन है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो इसमें भी हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि लोग जो हैं अपने मन की बात जो है अच्छे से बता सकें, ठीक है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैसे कंक्लूड करोगे? तो भाई इस चीज़ के लिए जो कमिटीज़ बनाई गई हैं, जो कमीशंस वगैरह बनाए गए हैं, उनको आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है। उनकी रिपोर्ट क्या है, उनके सजेशन क्या है, उनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि दिनेश गोस्वामी कमेटी है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, तो इनका रिकमेंडेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लॉ कमीशन रिपोर्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये पूरा क्वेश्चन है जिसकी डिमांड मैंने आपको बता दी है, थोड़ा बहुत कंटेंट भी आपको बता दिया है। अगर एक कंटेंट डिटेल में चाहते हो तो विजन की वो जो मंथली मैगजीन है उसको देख लेना, ठीक है। आई थिंक अक्टूबर की है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, इसलिए उन मैगजीन्स को आपको अच्छे से करना होगा। समझ में आ गया? बड़े आ गया। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने लिया है इंटरनेशनल रिलेशन से, IR से लिया है। क्या क्वेश्चन है? एक 15 मार्कर है, वाई सेंट्रल एशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है? सेंट्रल एशिया। व्हाट आर द चैलेंजेस इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल एशियन रिलेशनशिप, संबंधों में क्या चैलेंजेस हैं। देन सजेस्ट सुटेबल मेजर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स क्या हो जाएंगे, आपको सामने दिख ही रहा है। आपको इंपॉर्टेंस बतानी है सेंट्रल एशिया की इंडिया के लिए, देन आपको चैलेंजेस बताने हैं और आपको सॉल्यूशंस देने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। की टर्म क्या है? सेंट्रल एशिया। तो उसी से आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, इंपॉर्टेंस बताओगे, चैलेंजेस बताओगे, देन किस तरह से इस रिलेशनशिप को आप इन्हांस कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन बताना होगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी उसी मैगजीन से मैंने लिया है, ठीक है। तो दोनों टॉपिक आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। पर्पस क्या है कि मैगजीन्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए अच्छे से करना। एग्जाम्पल आपके सामने है।
तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। डिमांड हमने देख ली, हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, अब वन बाय वन इन सबको देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखना चाहिए। देखो जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो यहाँ पे सेंट्रल एशियन जो रीजन है इसके बारे में बात की गई है, तो उसको एक्सप्लेन कर दो कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है एंड ताजिकिस्तान है, ठीक है। तो इन सबको आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड देखिए आप यहाँ पे ना एरो डायग्राम भी बना सकते हो कि भाई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी एक अच्छा फॉर्मेट है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया सेंट्रल एशिया तो हमारा काफ़ी पुराना संबंध है, ठीक है। आप सिल्क जो एंशियंट सिल्क रूट था, ठीक है, ये जो कुशान्स वगैरह आए थे, तो हमारा काफ़ी पुराना इनके साथ संबंध है, ठीक है। हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल लिंक है सेंट्रल एशिया के साथ, तो इससे आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। आपको ये मैप भी बनाना चाहिए, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो देखिए इंडिया का एकदम एक्सटेंडेड नेबरहुड है, ठीक है, इंडिया का एकदम एक्सटेंडेड नेबरहुड है, ये चीज़ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड है और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इधर रशिया है, इधर यूरोप है, ठीक है, मिडिल ईस्ट यहाँ पे पूरा है, ठीक है, इधर चाइना है, तो इसकी जो ज्योग्राफी है, जो इसकी लोकेशन है वो बहुत ही क्रूशियल है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वही हम आगे बता देंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। आप ऑयल की बात कर सकते हैं, गैस की बात कर सकते हैं, कोल की बात कर सकते हैं, गोल्ड, यूरेनियम, तो काफ़ी रिच रिजर्व्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जियो स्ट्रेटजिक, देखिए ये जो एरिया है इसको एरिना, इसको क्या बोलते हैं, इसको एरिना ऑफ ग्रेट गेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट गेम। हमेशा न्यूज में रहता है, जो वर्ल्ड पावर है वो यहाँ पे उनके इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो जियो स्ट्रेटेजिकली ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सिक्योरिटी, देखिए अगर इस रीजन में पीस होगी, शांति होगी, तो इंडिया के लिए फ़ायदा होगा, बट अगर नहीं होगी तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा और ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे टेररिज्म होगा, अगर यहाँ पे फंडामेंटलिज्म होगा तो इंडिया को दिक्कत हो सकती है, स्पेशली कश्मीर के केस में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे। देन एग्रीकल्चर, देखो ये एरिया ऐसा है जहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा एरिया बैरन लैंड है जो कि कल्टीवेबल है, ठीक है। तो जो इंडियन फर्म्स हैं उनके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ये साबित हो सकती है। देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, देखिए ये जो एरिया है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ठीक है, कि आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। इसके बाद क्या पूछा गया है? चैलेंजेस। तो भाई देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो क्या है, एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इंडिया की कनेक्टिविटी इस रीजन में काफ़ी पुअर है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो कनेक्टिविटी सबसे बड़ा इशू है, बहुत ही पुअर कनेक्टिविटी है। जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए हैं वो भी, उनमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे। देन अनरियलाइज ट्रेड पोटेंशियल, देखिए क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी पुअर है इस वजह से जो ट्रेड पोटेंशियल है हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कितना ट्रेड होगा? $2 बिलियन का हमारा ट्रेड है इस रीजन के साथ, जबकि चाइना का $100 बिलियन का जो है वो ट्रेड है। तो देखिए हम लोग काफ़ी पीछे हैं। देन एनर्जी जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही रिच रिजर्व्स हैं, ठीक है, इसलिए जितनी भी मेजर पावर्स है उन सबका इंटरेस्ट इस लोकेशन पे है, ठीक है, इसलिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। देन वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिनेरियो, बगल में पाकिस्तान लफड़े चल रहे हैं, अफगानिस्तान लफड़े चल रहे हैं, ईरान यूएसए लफड़ा चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस रीजन में जो सिक्योरिटी सीन है वो काफ़ी वॉलेटाइल बना रहता है। देन इंटरनल डायनामिक्स, जो यहाँ की पॉलिटिक्स है वहाँ पे पुअर गवर्नेंस देखने को मिलती है, करप्शंस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं ये आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
तो बेसिकली इस तरह से आपको स्ट्रक्चर फ्रेम करना है, ठीक है। आपको हेडिंग देनी होगी, उसके बाद आपको बुलेट पॉइंट में इनको 1 से 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना होगा। समझ में आ गया। अब क्या वे फॉरवर्ड होगा, किस तरह से जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, इनको किस तरह से इन्हांस किया जाए। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि भाई जो इंगेजमेंट है इसको बढ़ाइए। भाई आपको याद होगा कि विद अफ्रीका हमारी एक समिट होती है, ठीक है। जैसे उसका क्या नाम है, कोई बताएगा? इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हम इसके लिए भी कर सकते हैं ताकि जो हमारा इंगेजमेंट है वो बढ़ जाए। ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये इसको हम इम्प्रूव कर सकें। डिफेंस बहुत ही अच्छा फील्ड है जहाँ पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो एनुअल एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं उनकी बात कर सकते हैं, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकते हो। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, भाई आप यहाँ पे असिस्टेंट्स की बात कर सकते हो, कुछ लोन वगैरह की बात कर सकते हो। इंडिया का जो प्रोग्राम है ITEC, ठीक है, इसकी आप बात कर सकते हो, ठीक है। इसकी आप बात कर सकते हो। इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इसकी आप बात कर सकते हो। देन कनेक्टिविटी एफर्ट जो प्रोजेक्ट हैं जैसे कि INSTC हो गया, छाबार पोर्ट वगैरह हो गया, तो इनको हमें सही से और टाइमली हमें इनको एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, बढ़े आगे। चलिए कैसे कंक्लूड करोगे? तो भाई ये जो रीजन है इसकी इंपॉर्टेंस बता दो, इंडिया का क्या रोल होगा ये बता दो। जैसे कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, पॉलिसीज हैं जो इस एरिया में काम कर रही हैं, जैसे कि BRI हो गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया। देन इंडिया का कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है। तो भाई ये जो एरिया है ये बहुत ही क्रूशियल एरिया है 21st सेंचुरी के लिए। और क्योंकि इंडिया के हिस्टोरिकल बॉन्ड्स हैं, कल्चरल बॉन्ड्स हैं, इकोनॉमिक बॉन्ड्स हैं, तो इंडिया का एक्टिव रोल जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है। मेनली जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आपको ब्रेक करना है डिफरेंट पार्ट्स में और फिर हर पार्ट को आप एड्रेस कर दो। और देखिए स्ट्रक्चर अच्छा बनाइए। ये जो डिफरेंट पार्ट्स हमने लिखे थे ना, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हमने लिखे थे, तो सब में हेडिंग दो। जैसे कि नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज, उसके बाद इसमें 1 या 2 लाइन लिख दो। फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 लाइन लिख दो। जियो स्ट्रेटेजिक में 1-2 लाइन लिख दो। इस तरह से आपको करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो जो हमारा फर्स्ट जो सेगमेंट है वो तो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं सेकंड सेगमेंट पे, जहाँ पे एक लर्नर की जो आंसर शीट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब भाई इन्होंने सबसे पहले सेंट्रल एशिया वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शुरुआत की है कि दिस रीजन रेफर्स टू कैस्पियन सी इन द वेस्ट टू चाइना इन ईस्ट। देखो यार ये इतना कुछ लिखने की जरूरत है नहीं ना, क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। सिंपल सा लिख दो कि कौन कौन सी कंट्रीज होती है, मैप बना दो, ठीक है। तो इतना बड़ा मत लिखो। देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि अगर 10 मार्कर है तो आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन 2 से 3 लाइन में होना चाहिए। अगर 15 मार्कर है तो 3 से 4 लाइन में होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कम से कम लिखो इंट्रोडक्शन में एंड कंक्लूजन में। जो भी आपको लिखना है वो लिखो आप मेन बॉडी में, ठीक है। देन आपने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए कि बांग्लादेश के लिए? तो अच्छे से लिखो फॉर इंडिया। तो हेडिंग आपकी एकदम सही होनी चाहिए। आपने लिखा है कि जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी। देखो यहाँ पे ना आपको अपना फॉर्मेट चेंज करना चाहिए। आपने हेडिंग दी है, उसके नीचे ये जो पॉइंट्स है ना ये बुलेट पॉइंट में लिखो, तो इनकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो आप इंप्रूव कर सकते हो। एनर्जी की बात आपने की है। देन आपने इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड सोशल इंटरेस्ट की आपने यहाँ पे बात की है। तो पॉइंट्स आपके ठीक है, बट इनका जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। देन चैलेंजेस इन इंडिया, क्या चैलेंजेस हैं? देखो यार थोड़ी जो आपकी हैंडराइटिंग है ना इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है। जो आप अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हो उसमें स्पेसिंग बहुत कम है, ठीक है। तो थोड़ा उसको इंप्रूव कर लो तो मज़ा आ जाएगा। क्या चैलेंजेस हैं? रीजनल स्टेबिलिटी, एकदम सही बात है। चाइना का डोमिनेशन, ये भी सही बात है, ठीक है। देन आप कनेक्टिविटी की बात की, तो देखिए पॉइंट आपके सही हैं, बट मेन चीज़ क्या है? स्ट्रक्चर। बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में लिखते तो काफ़ी अच्छी इनकी विजिबिलिटी हो जाती। बाकी पॉइंट आपके सारे सही हैं। टेररिज्म वगैरह हो गया, तो ये सब पॉइंट ठीक है। नो सब्सटेंशिव आउटपुट। अब देखो आपने SEO के लिए लिखा है, तो भाई ऐसे एक्सट्रीम जो वर्ड्स है ना ये इनको लिखने से बचिए, ठीक है। इनको लिखने से आपको बचना होगा।
फिर लिखा है मेजर्स, भाई देखो फुल हेडिंग लिखो ना भाई, किस चीज के मेजर्स बता रहे हो, वेज टू इनहांस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे हेडिंग लिखनी होती, ठीक है। देन आपने क्या लिखा है, इंडियाज रोल इन यूएनएससी प्रोवाइड एड टू अफेक्टेड रीजन, भाई किस तरह से, तो इंडिया का जो प्रोग्राम है आईटीईसी, इनकी आप बात कर सकते हो, एससीओ की बात आपने की है, पॉलिसी फोरम की बात आपने की है। तो देखिए पॉइंट आपके सारे सही है, कोई इशू नहीं है, बट दिक्कत क्या है कि आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है। तो भाई देखिए कंक्लूजन तो आपको लिखना ही होगा, हर क्वेश्चन में कंक्लूजन होना चाहिए। वर्ड लिमिट आपने क्रॉस कर दी है, ठीक है, वर्ड लिमिट आपने क्रॉस कर दी। तो देखिए जो पॉइंट्स आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं, तो कम उनको एक्सप्लेन करो। देखो क्या थंब रूल होता है, मोर पॉइंट्स लेस एक्सप्लेनेशन, पॉइंट ज़्यादा लिखो, एक्सप्लेन कम करो। जबकि आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे हो, एंड पॉइंट्स आपने कम लिखे हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा आपको इसको करेक्ट करना होगा। बाकी कंटेंट वाइज ठीक है, थोड़ा और एनरिच कर सकते हो, बट स्ट्रक्चर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, यह है इंटरनल जो पार्टी वाला है, उस पर देख लेते हैं। शुरुआत की है कि भाई प्लेज वाइटल रोल फॉर इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए इंडिया नहीं, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, थोड़ा सा ग्रामर पे ध्यान दो। बाकी ये जो आपका इंट्रोडक्शन है ये सही नहीं है, ये बहुत ही जनरल सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, इससे काम नहीं चलेगा। और अच्छे से बताइए कि ये होती क्या है, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस, भाई किस बात की सिग्निफिकेंस बता रहे हो, ये तो लिखो ना, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। आपने लिखा है कि भाई डेमोक्रेसी इज, अब देखो कुछ समझ में आ नहीं रहा, ठीक है, सोल ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, इट लेड टू बेटर डिसीजन मेकिंग। देन इसमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूथ को, वेलफेयर होगा। देखिए ये सारे जो पॉइंट है काफ़ी जनरल पॉइंट हैं, ठीक है, इनसे भी अच्छे पॉइंट आप लिख सकते थे जो कि इनसे ज़्यादा रिलेवेंट हैं कि भाई इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। आप सीपीपीसी की बात कर सकते थे, आप राइट्स की बात कर सकते थे, ठीक है, आप पावर की बात कर सकते थे, तो वो सारे पॉइंट यहाँ पे आते तो और अच्छा रहता। देन आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि बोथ रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन एंड कमिटी जो भी है ये भी इसके बारे में बात करती है। देखो इसका मतलब क्या निकला, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली आपने स्पेस और टाइम दोनों को यहाँ पे वेस्ट किया, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपने लिखे हैं ये बेसिकली बहुत ही पेरिफेरल पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक पॉइंट, रिलेवेंट पॉइंट आपने नहीं लिखे हैं। देन आपने क्या लिखा है, वाई नीड इन इंडिया। भाई एक तो हेडिंग पूरी लिखो कि भाई इसकी नीड क्यों है, तो वाई, ठीक है, तो पूरा कंप्लीट आपका सेंटेंस होना चाहिए। और दूसरी बात, ये चीज़ पूछी नहीं गई है क्वेश्चन में, तो क्यों लिख रहे हो, जो चीज़ पूछा ही नहीं गया है, क्या कहीं पूछा है कि इंडिया में इसकी क्यों ज़रूरत है, नहीं पूछा है, तो क्यों लिख रहे हो। बेसिकली ये जितने भी पॉइंट थे ये आपको लिखने थे कहाँ पे, सिग्निफिकेंस वाली हेडिंग में, जो आपने पहले लिखा ना, यहाँ पे ये सारे पॉइंट आने चाहिए थे, तो वो और अच्छा रहता, ठीक है। ये तो जो आपने पॉइंट लिखे बहुत ही जनरल पॉइंट है, जो रिलेवेंट एंड स्पेसिफिक पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो हेडिंग चेंज करो, इनको वहाँ पे लिखो और इनको एक्सप्लेन करना होगा 1 से 2 लाइन में। ये कोई आपके नोट्स नहीं है कि आप नोट्स बना रहे हो, इसको 1 से 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना होगा। देन इश्यूज, भाई क्वेश्चन की डिमांड है, पूछा है आपने, इतने में निपटा दिया तो ऐसे नहीं चलेगा ना, इनको 1 से 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या इश्यूज है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको इलेक्शन कमीशन की भी बात करनी थी, वो आपने नहीं की है, ठीक है। तो कंटेंट एनरिचमेंट भी जरूरी है। फिर आपने लिखा है लॉ कमीशन, भाई इससे पहले लिखो तो सही कि क्या बता रहे हो, आप वे फॉरवर्ड बता रहे हो कि क्या बता रहे हो, तो आपको हेडिंग देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, कि भाई क्या सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, क्या सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे आपने लॉ कमीशन, एनसीआरडब्ल्यूसी, सेकंड एआरसी, इन सब की बात की है। देखो भाई इतना वहाँ पे न तो टाइम होता है, न स्पेस होता है कि आप हर को एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी एक को एक्सप्लेन कर दो 1 से 2 लाइन में और बाकी के नाम लिख दो, ठीक है। इतना ज़्यादा आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे क्योंकि स्पेस नहीं होता है। और देखिए आपको स्पेस क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन यहाँ पे किया ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो, सब पार्ट पे आपको बराबर का फोकस देना है। इश्यूज आपने केवल एक डायग्राम बना के निपटा दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो लॉ कमीशन, एनसीआरडब्ल्यूसी सबकी जरूरत नहीं है, कोई एक लिख दो काम चल जाएगा, ठीक है, कोई एक लिख दो काम चल जाएगा। देन वे फॉरवर्ड, अब देखो अगर ये वे फॉरवर्ड है तो फिर ये क्या था, ठीक है, तो ये क्या था, समझ रहे हो ना आप क्यों रिपीटेशन कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर पे आपको फोकस देना होगा। एंड वे फॉरवर्ड किस चीज़ का है, तो प्रॉपर जो क्वेश्चन की डिमांड है
वो आपकी हेडिंग यहाँ पे होनी चाहिए। भाई लॉ बनाइए, एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड करिए, रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रहे हो, ईसीआई के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, तो पॉइंट आपके सारे सही हैं। तो जो कमिटी जो आपने पहले लिखी थी वो भी यहीं पे आती, और इनको काफ़ी ब्रीफ में लिखो, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना। और इसके बाद देखिए आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है, आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है तो भाई ऐसा तो करना ही नहीं है, हर क्वेश्चन में कंक्लूजन होना चाहिए। अब आप क्या कर सकते थे, आप ये जो रिपोर्ट है ना, सेकंड एआरसी की क्या रिकमेंडेशन है, एनसीआरडब्ल्यूसी की क्या रिकमेंडेशन है, लॉ कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है, तो एक रिकमेंडेशन आप वहां पे लिख सकते थे एज कंक्लूजन, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा आंसर सही से लिख पाते। समझ में आ गया। तो भाई देखो आपने भी यहाँ पे वर्ड लिमिट तो पार कर दी, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड को समझो, जितने पार्ट्स हैं उन्हीं को एड्रेस करो और सही से एड्रेस करो। ऐसा नहीं कि एक पार्ट को काफ़ी सस्ते में निपटा दिया और पूरा फोकस दूसरे पार्ट पे दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सब पार्ट पे आपको फोकस करना होगा एंड एक्सप्लेन कम करो, पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन कम होना चाहिए। ये थंब रूल है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये बेसिकली मेरी ऑब्जर्वेशन थी और इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो। और अगर हमारे पेड कोर्सेज आपको ज्वाइन करने हैं तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।